नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलिए तो हम पॉलिटी के अपने तीसरे एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं, जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कल्याणकारी राज्य का संवैधानिक खाका। इसकी प्रस्तावना है जब अधिकार और कर्तव्य मिलते हैं। नमस्कार मित्रों, कल्पना कीजिए कि आप एक नए घर का निर्माण कर रहे हैं। मजबूत दीवारें और छत तो जरूरी हैं, ठीक वैसे ही जैसे मौलिक अधिकार हमारे संवैधानिक ढांचे की नींव है। लेकिन क्या वह घर बिना खिड़कियों, रोशनी, पानी और सुविधाओं के पूर्ण हो सकता है? बिल्कुल नहीं। संविधान निर्माताओं ने भी यही सोचा था जब उन्होंने भारत के संविधान को गढ़ा था। पिछले एपिसोड में हमने मौलिक अधिकारों को समझा था, वे संवैधानिक दीवारों जो नागरिकों को राज्य की मनमानी से बचाती है। आज हम उस दूसरे महत्वपूर्ण स्तंभ की बात करेंगे, जो भारत को केवल एक राजनीतिक लोकतंत्र से आगे ले जाकर सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र बनाने का सपना देखता है। यह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अध्याय, जो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक विस्तृत है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इन तत्वों को विशेषता कहा था, जबकि प्रसिद्ध संवैधानिक विद्वान ग्रेनविल ऑस्टिन ने मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों को मिलकर संविधान की आत्मा और दर्शन बताया है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास है, जो हर यूपीएससी अभ्यर्थी को चकित कर सकता है। ये तत्व इतने महत्वपूर्ण हैं कि इन्हें देश के शासन में मूलभूत कहा गया है, फिर भी इन्हें न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता। आखिर क्यों? यही आज तक हमारी संवैधानिक खोज का विषय है। आइए शुरू करते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। आयरलैंड से भारत तक की संवैधानिक यात्रा। 1937 में जब आयरलैंड ने अपना संविधान बनाया, तो उसने एक क्रांतिकारी अवधारणा को शामिल किया, जिसे आज हम नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं। आयरलैंड ने यह विचार स्पेन के संविधान से ग्रहण किया था। भारतीय संविधान सभा ने जब 1946 से 49 के दौरान संविधान का निर्माण किया, तो उन्होंने इसी मॉडल को अपनाने का निर्णय लिया, क्योंकि उन्हें गहराई से एहसास हुआ कि केवल राजनीतिक आजादी से काम नहीं चलेगा। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने देखा कि भूखे पेट आजादी का क्या मतलब है। एक गरीब व्यक्ति को मतदान का अधिकार तो दे दो, लेकिन यदि उसके पास रोटी नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो वह अधिकार कितना सार्थक है? इसलिए संविधान निर्माताओं ने दो समानांतर रास्ते बनाने का निर्णय लिया। पहला था मौलिक अधिकार, जो भाग 3 में है और जो नकारात्मक दायित्व स्थापित करते हैं, यानी राज्य यह नहीं कर सकता। दूसरा था नीति निर्देशक तत्व, जो भाग 4 में है और जो सकारात्मक दायित्व स्थापित करते हैं, यानी राज्य को यह करना चाहिए। संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव ने संविधान सभा को सुझाव दिया था कि वैयक्तिक अधिकारों को दो श्रेणियों में बांटा जाना चाहिए, एक न्यायोचित और दूसरा गैर न्यायोचित। यह सुझाव स्वीकार कर लिया गया और इस प्रकार न्यायोचित प्रकृति वाले मौलिक अधिकारों को भाग 3 में उल्लिखित किया गया, जबकि गैर न्यायोचित निर्देशक तत्वों को संविधान के भाग 4 में रखा गया। महान दुविधा, इन्हें न्यायोचित क्यों नहीं बनाया गया? यह प्रश्न हर उस विद्यार्थी और संवैधानिक विद्वान को परेशान करता है जो भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्ययन करते हैं। यदि ये सिद्धांत इतने आवश्यक और मूलभूत हैं, तो इन्हें मौलिक अधिकारों की तरह न्यायालय द्वारा लागू करने योग्य क्यों नहीं बनाया गया? इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए हमें हमें 15 अगस्त 1947 के भारत की स्थिति को समझना होगा।
जब भारत आजाद हुआ तो वह किस दशा में था? विभाजन की भीषण त्रासदी ने लाखों लोगों को विस्थापित कर दिया था। सांप्रदायिक हिंसा चरम पर थी और चारों ओर अराजकता का माहौल था। 200 वर्षों की औपनिवेशिक लूट के बाद देश का खजाना खाली था और आर्थिक संसाधनों का घोर अभाव था। लगभग 90% जनसंख्या अशिक्षित थी। भीषण गरीबी और पिछड़ापन हर जगह व्याप्त था। इसके अलावा 300 से अधिक रियासतों को एकीकृत करने की विशाल चुनौती सामने थी। ऐसी विकट परिस्थितियों में संविधान निर्माताओं ने 3 ठोस कारणों से नीति निर्देशक तत्वों को गैर न्यायोचित रखने का व्यवहारिक निर्णय लिया। पहला कारण था संसाधनों की भारी कमी, क्योंकि नव स्वतंत्र भारत के पास इन सभी सेवा, रोजगार गारंटी, न्यूनतम मजदूरी, सब कुछ एक साथ कैसे संभव हो सकता था। दूसरा कारण था भारत की विशाल भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक विविधता, जिसमें सभी तत्वों को एक साथ समान रूप से लागू करना लगभग असंभव था। केरल की जरूरतें बिहार से अलग थी। गोवा की प्राथमिकताएं नागालैंड से भिन्न थी। तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण था लचीलापन की आवश्यकता। सरकार को यह स्वतंत्रता चाहिए थी कि वह समय और परिस्थिति के अनुसार प्राथमिकता तय कर सके। यह निर्णय ले सके कि कौन सा तत्व कब और कैसे लागू करना है। संविधान सभा में केटी शाह ने इन तत्वों को अतिरेक कर्मकांडी कहा और एक शानदार उपमा देते हुए कहा कि यह एक ऐसे चेक की तरह है जो बैंक में जमा है, लेकिन जिसका भुगतान केवल बैंक के संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। नसीरुद्दीन ने इन्हें 9 वर्ष की प्रस्तावनाओं की तरह बताया जो जनवरी में ही टूट जाती है। टीटी कृष्णमाचारी ने इन्हें भावनाओं का एक अस्थायी कूड़ा घर तक कह दिया। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर और अन्य संविधान निर्माताओं ने एक गहरा दार्शनिक तर्क दिया। उन्होंने कहा कि ये तत्व भले ही न्यायोचित नहीं है, लेकिन इनके पीछे जनमत की शक्ति है जो वास्तव में कानून के पीछे की सबसे बड़ी और सच्ची शक्ति है। कोई भी सरकार जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई है और जो लोकमत पर आधारित है, वह इन सिद्धांतों को दीर्घकाल तक अवहेलना नहीं कर सकती। यह नैतिक और राजनीतिक दबाव किसी कानूनी प्रवर्तन से कम प्रभावी नहीं है। कितनी बड़ी बात कही थी, उनको पता था। नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। 3 विचारधाराओं का अद्भुत संगम। यद्यपि संविधान में इन तत्वों का कोई औपचारिक वर्गीकरण नहीं है, लेकिन संवैधानिक विद्वानों ने इनकी दिशा और प्रकृति के आधार पर इन्हें 3 व्यापक विचारधाराओं में विभाजित किया है। ये 3 श्रेणियां हैं: समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदार बौद्धिक सिद्धांत। प्रत्येक श्रेणी अपने आप में एक विशिष्ट दर्शन का प्रतिनिधित्व करती है और मिलकर ये तीनों भारत को एक संपूर्ण कल्याणकारी राज्य बनाने का खाका प्रस्तुत करते हैं। समाजवादी सिद्धांत, आर्थिक न्याय का मार्ग। पहली श्रेणी में समाजवादी सिद्धांत आते हैं जो समाजवाद के आदर्श को प्रतिबिंबित करते हैं और लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य का ढांचा तैयार करते हैं। इन सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करके एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, न कि पुलिस राज्य जो औपनिवेशिक काल में था। ये सिद्धांत राज्य को निर्देश देते हैं
कि वह ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करे जिसमें आर्थिक असमानता कम हो और सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध हो। इस श्रेणी में सबसे महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 38, जो राज्य को लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने और आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 39 सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार, संपदा और उत्पादन के साधनों का समान वितरण, समान काम के लिए समान वेतन और बच्चों तथा युवाओं के स्वस्थ विकास की बात करता है। अनुच्छेद 39 क, जिसे 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 41 काम पाने, शिक्षा पाने और बेकारी, बुढ़ापा तथा बीमारी में सहायता का अधिकार सुरक्षित करने की बात करता है। अनुच्छेद 42 की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 43 सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, काम की मानवीय दशाएं और सामाजिक सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करने की बात करता है। अनुच्छेद 43 का, जिसे 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार की बात करता है। आइए देखा जाए केस स्टडी रामदेई देवी की कहानी। मनरेगा, जिसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, से वीवी जी राम जी, जो कि अब हो गया है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण तक का सफर। समाजवादी सिद्धांतों को समझने के लिए आइए बिहार के दरभंगा जिले के एक छोटे से गांव में रहने वाली रामदेई देवी की वास्तविक कहानी को देखें। रामदेई देवी 45 वर्षीय विधवा महिला है जिनके 3 बच्चे हैं। पति की मृत्यु के बाद उनके पास आय का कोई निश्चित स्रोत नहीं था। 2005 तक उन्हें मजदूरी भी अनिश्चित थी, कभी काम मिलता था तो कभी नहीं। ऐसे में परिवार का गुजारा करना बेहद मुश्किल था। 2004 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू हुआ तो यह अनुच्छेद 41 यानी काम पाने के अधिकार को सुरक्षित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था। इस योजना के तहत रामदेई देवी को प्रति वर्ष 100 दिनों की रोजगार की गारंटी मिली। शुरुआती वर्षों में मजदूरी लगभग 150 से 180 रुपए प्रतिदिन थी, जिससे उनकी वार्षिक आय लगभग 15,000 से 18,000 रुपए हो गई। धीरे धीरे 2024 से 25 तक बिहार में मनरेगा की मजदूरी बढ़कर लगभग 250 से 260 रुपए प्रतिदिन हो गई। इस दर पर रामदेई देवी की वार्षिक आय 100 दिन गुना 255 रुपए यानी लगभग
500 रुपए तक पहुंच गई। लेकिन दिसंबर 2025 में एक बड़ा परिवर्तन हुआ, जो भारत की ग्रामीण रोजगार नीति के इतिहास में मील का पत्थर साबित हो सकता है। केंद्र सरकार ने मनरेगा का व्यापक पुनर्गठन किया और इसे एक नए नाम से लॉन्च किया है। अब इसे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन या संक्षेप में वीबी राम जी कहा जाता है। कुछ स्रोतों में इसे पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना भी कहा जा रहा है। इस नए पुनर्गठन में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि गारंटीकृत कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 कर दी गई है। इसका सीधा अर्थ है कि रामदेई देवी को अब 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही मार्च 2025 में सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए मजदूरी दरों में भी वृद्धि की घोषणा की, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हुई। राष्ट्रीय औसतन मजदूरी 349 रुपये से बढ़कर 370 रुपये प्रतिदिन हो गई है, जो लगभग 6% की वृद्धि है। बिहार में यदि समान अनुपात में वृद्धि हुई तो रमा देवी का दैनिक मजदूरी लगभग 270 रुपये हो सकती है। अब रमा देवी की नई वार्षिक आय की गणना करें तो 125 दिन गुना 270 यानी 33,750 रुपये होती है। यह पुरानी व्यवस्था की तुलना में 8,250 रुपये अधिक है, जो लगभग 32% की वृद्धि है। यह अतिरिक्त राशि रामदेई देवी के परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनके बड़े बेटे की हाई स्कूल की फीस 30,000 रुपये है। छोटी बेटी के लिए साइकिल खरीदने में 4,000 रुपये लगेंगे और परिवार का वार्षिक स्वास्थ्य खर्च आयुष्मान भारत के अलावा लगभग 5,000 रुपये है। इस अतिरिक्त 8,250 रुपये से वे एक छोटी बकरी खरीद सकती है, जो भविष्य में आय का एक और स्रोत बन सकता है। यह कहानी अनुच्छेद 38 यानी लोक कल्याण की अभिवृद्धि और आय की असमानता को समाप्त करने तथा अनुच्छेद 39 यानी जीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार का जीवंत उदाहरण है। वीपी राम जी योजना ने रामदेई देवी जैसी लाखों ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीविका प्रदान की है। वित्त वर्ष 2024 से 25 में इस योजना का लाभ उठाने वाले 5.66 करोड़ से अधिक परिवार इस संशोधन से लाभान्वित होंगे। लेकिन इस सकारात्मक तस्वीर में एक बड़ी चुनौती भी छिपी है। नए वित्त पोषण मॉडल के तहत अब मजदूरी लागत का 60% केंद्र सरकार वहन करेगी, जबकि 40% राज्य सरकार को देना होगा। यह बिहार जैसे गरीब और कम राजस्व वाले राज्य के लिए एक बहुत बड़ा वित्तीय बोझ है। यदि बिहार सरकार के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं है और वह अपना 40% हिस्सा नहीं दे पाती, तो रामदेई देवी को पूरे 125 दिन की गारंटी नहीं मिल पाएगी। विपक्षी राज्य सरकारें इस बदलाव को केंद्र द्वारा अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी से बचने का प्रयास बता रही है। केंद्र सरकार का तर्क है कि यह परिवर्तन विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप है और राज्यों को अधिक जिम्मेदारी देता है। यह टकराव अनुच्छेद 38 के उद्देश्य को कमजोर कर सकता है, क्योंकि धनी राज्य जैसे हरियाणा और गुजरात अपना हिस्सा आसानी से दे पाएंगे और अपने नागरिकों को पूरे 125 दिन की गारंटी दे सकेंगे, जबकि गरीब राज्य जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले संघर्ष करेंगे। यह क्षेत्रीय असमानता को बढ़ा सकता है, जो अनुच्छेद 38 के मूल उद्देश्य के विपरीत है। हरियाणा में वीबी राम जी की मजदूरी दर सबसे अधिक 400 रुपये प्रतिदिन हो गई है, जो भारतीय इतिहास में पहली बार
मनरेगा मजदूरी का 400 रुपये को पार करना है। इसकी तुलना में छत्तीसगढ़ में सबसे कम मजदूरी दर 261 रुपये है। यह लगभग 140 रुपये प्रतिदिन का अंतर है, जो 125 दिनों में 17,500 रुपये का अंतर बनता है। यह विशाल असमानता दर्शाती है कि समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत, जो कि अनुच्छेद 39 में निहित है, अभी भी पूर्णतः लागू नहीं हो पाया है। अन्य समाजवादी सिद्धांतों का कार्यान्वयन अनुच्छेद 39 का जो 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान करता है। इसे लागू करने के लिए राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया गया। नलसा गरीबों, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है। वर्तमान में प्रतिवर्ष 20 लाख से अधिक मामलों में नलसा के माध्यम से कानूनी सहायता प्रदान की जा रही है। अनुच्छेद 42 मातृत्व सहायता प्रावधान है। इसे लागू करने के लिए मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 पारित किया गया, जिसमें 2017 में संशोधन करके सवैतनिक मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया। हालांकि यह कानून लागू है, लेकिन छोटे संगठनों और असंगठित क्षेत्र में इसका अनुपालन अभी भी कमजोर है। अनुच्छेद 43 निर्वाह मजदूरी का प्रावधान करता है। इसके लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 पारित किया गया। यह कानून मौजूद है, लेकिन असंगठित क्षेत्र में जहां भारत के लगभग 90% श्रमिक काम करते हैं, वहां इसका प्रवर्तन बहुत कमजोर है। अनुच्छेद 47 पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित है। इसके तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत योजना, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, पोषण अभियान और मिड डे मील योजना जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। दिसंबर 2024 तक आयुष्मान भारत योजना के तहत 60 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को कवर किया जा चुका है। गांधीवादी सिद्धांत यानी ग्राम स्वराज का सपना। दूसरी श्रेणी में गांधीवादी सिद्धांत आते हैं, जो महात्मा गांधी की विचारधारा पर आधारित हैं और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा पुनर्स्थापित योजनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। गांधी जी का सपना था कि भारत गांवों में बसता है और जब तक गांव सशक्त नहीं होंगे, भारत सशक्त नहीं होगा। इसलिए संविधान में कुछ ऐसे निर्देशक तत्व शामिल किए गए जो ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कुटीर उद्योगों और सहकारिता को बढ़ावा देते हैं। इस श्रेणी में सबसे महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 40, जो ग्राम पंचायतों के गठन और उन्हें ऐसी शक्तियां प्रदान करने की बात करता है जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाए। संविधान लागू होने के बाद 42 वर्षों तक यह अनुच्छेद केवल कागज पर था। कई राज्यों में पंचायतें अवश्य थीं, लेकिन उनके पास कोई वास्तविक शक्ति या संसाधन नहीं थे। 1992 में ऐतिहासिक क्षण आया जब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला। यह गांधी जी को ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम था। वर्तमान में 2025 तक भारत में 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतें सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं, जिनमें 14 लाख से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। इनमें से लगभग 46% महिलाएं हैं और कई राज्यों में तो महिला आरक्षण 50% तक पहुंच गया है। संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषय सूचीबद्ध है, जो पंचायतों को हस्तांतरित किए गए हैं। केंद्र और राज्य मिलाकर
पंचायतों का वार्षिक बजट लगभग 3 से 4 लाख करोड़ रुपए है। हालांकि चुनौतियां अभी भी बनी हुई है, क्योंकि कई राज्यों में पंचायतों को पूर्ण वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता नहीं मिली है और अधिकांश निर्णय अभी भी जिला और राज्य स्तर पर लिए जाते हैं। अनुच्छेद 43 ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने की बात करता है। इसके लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की गई है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जैसी योजनाएं कुटीर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देती है। 2024 में सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जो अनुच्छेद 43 को लागू करने में मदद कर रहे हैं। अनुच्छेद 43 ख जिसे 97वें अधिनियम जिसे 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया था, सहकारी समितियों को स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देने की बात करता है। भारत में सहकारिता आंदोलन का सबसे सफल उदाहरण अमूल है, जिसे गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम इस दिशा में काम कर रहा है। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, जनजातियों और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से संरक्षण की बात करता है। इसके लिए अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजातीय उपयोजना बनाई गई है। हालांकि आवंटन और वास्तविक उपयोग में अभी भी काफी अंतर है। अनुच्छेद 38 गौवध अनुच्छेद 48 गौवध पर रोक लगाने और गाय, बछड़ा एवं अन्य दुधारू पशुओं की नस्लों में सुधार को प्रोत्साहन देने की बात करता है। विभिन्न राज्यों में गौवध निषेध कानून बनाए गए हैं। हालांकि यह राजनीतिक रूप से एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। उदार बौद्धिक सिद्धांत यानी आधुनिक राज्य की नींव। तीसरी श्रेणी में उदार बौद्धिक सिद्धांत आते हैं, जो उदारवादिता की विचारधारा से संबंधित है। ये मुख्य रूप से शिक्षा, न्याय, पर्यावरण और अंतरराष्ट्रीय संबंधों से जुड़े हुए हैं। इस श्रेणी में सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प यात्रा रही है अनुच्छेद 45 की, जो अब अनुच्छेद 21 क बन चुका है। मूल अनुच्छेद 45 में 1950 में कहा गया था कि राज्य संविधान लागू होने से 10 वर्ष के भीतर सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेगा। लेकिन 1960 तक यह लक्ष्य पूरा नहीं हुआ और तब भी साक्षरता दर केवल 28% थी। 1970 से 1990 के दशक में धीमी प्रगति हुई और सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई। फिर 2002 में एक ऐतिहासिक मोड़ आया, जब 86वें संविधान संशोधन पारित हुआ और एक नया अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया। इस नए अनुच्छेद में कहा गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अब मौलिक अधिकार बन गया है, यानी यह भाग 3 में शामिल हो गया है, न कि केवल नीति निर्देशक तत्व रहा। इसका सीधा अर्थ है कि अब इसे न्यायालय में लागू कराया जा सकता है। 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ, जिसमें विस्तृत प्रावधान किए गए, जैसे प्रति 25 बच्चों पर एक शिक्षक, बुनियादी ढांचे के मानक और निजी स्कूलों में 25% आरक्षण। 2025 की स्थिति देखें तो साक्षरता दर 77.7% से बढ़कर अनुमानित 80% से अधिक तक पहुंच गई है। स्कूल में नामांकन 96% से अधिक है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से
लड़कियों की शिक्षा में सुधार हुआ है। हालांकि गुणवत्ता अभी भी एक बड़ी समस्या है। वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट बताती है कि कक्षा 5 के केवल 50% छात्र कक्षा 2 की किताब ठीक से पढ़ सकते हैं। अनुच्छेद 48 का, जिसे 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान करता है। इसके तहत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किए गए। 2024 से 25 में इस अनुच्छेद का सबसे जीवंत उदाहरण दिल्ली वायु प्रदूषण मामले में देखने को मिला। नवंबर-दिसंबर 2024 में दिल्ली में वायु की गुणवत्ता सूचकांक 450 से अधिक यानी गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और दिल्ली सरकार को अनुच्छेद 48 क और अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार, जिसमें स्वच्छ वायु का अधिकार शामिल है, के आधार पर कड़े कदम उठाने का आदेश दिया। न्यायालय ने ग्रैप 4 यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू करने, निर्माण गतिविधियों पर पूर्ण रोक लगाने, BS4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध और ऑड इवन योजना पर विचार करने का निर्देश दिया। यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि न्यायालय ने कहा कि यद्यपि अनुच्छेद 48 का गैर न्यायोचित है, लेकिन जब इसे अनुच्छेद 21 जो एक मौलिक अधिकार है के साथ मिलाया जाता है, तो यह न्यायिक रूप से लागू करने योग्य बन जाता है। यह नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों के बीच सामंजस्य का शानदार उदाहरण है। अनुच्छेद 44 भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान करता है। यह संभवतः सबसे विवादास्पद निर्देशक तत्व है जो अभी तक लागू नहीं हो पाया है। केवल गोवा में समान सिविल कोड लागू है, जो वहां के पुर्तगाली काल से चला आ रहा है। अनुच्छेद 50 राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने की बात करता है। यह आंशिक रूप से लागू हुआ है, जहां न्यायिक सदस्यों की अलग भर्ती प्रक्रिया है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करने तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने की बात करता है। भारत की विदेश नीति गुटनिरपेक्ष आंदोलन और संयुक्त राष्ट्र में भारत की सक्रिय भूमिका इस अनुच्छेद को लागू करती है। मौलिक अधिकार बनाम नीति निर्देशक तत्व, महान संवैधानिक संघर्ष। भारतीय संवैधानिक इतिहास में मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच प्राथमिकता का प्रश्न सबसे रोमांचक और बौद्धिक रूप से उत्तेजक विवाद रहा है। यह एक ऐसा वैचारिक युद्ध है जो 70 वर्षों से चल रहा है और जिसने भारतीय संविधान की व्याख्या और विकास को गहराई से प्रभावित किया है। इस संघर्ष को समझने के लिए हमें पहले दोनों के बीच के मूलभूत अंतरों को समझना होगा। मौलिक अधिकार नकारात्मक प्रकृति के हैं, यानी वे राज्य को कुछ करने से रोकते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक प्रकृति के हैं, यानी वे राज्य को कुछ करने का निर्देश देते हैं। मौलिक अधिकार न्यायोचित हैं और इन्हें न्यायालय में लागू कराया जा सकता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायोचित है और इन्हें न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता। मौलिक अधिकारों का लक्ष्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। मौलिक अधिकार सभी व्यक्तियों पर तुरंत लागू होते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है जो क्रमिक रूप से समय के साथ लागू किए जाते हैं।
मौलिक अधिकारों में संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता, जबकि नीति निर्देशक तत्वों को साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर नागरिक रिट याचिका द्वारा सीधे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्वों के उल्लंघन पर केवल नैतिक और राजनीतिक दबाव डाल सकते हैं। मौलिक अधिकारों का तत्काल कोई बड़ा वित्तीय निहितार्थ नहीं होता, जबकि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए बड़े वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। मौलिक अधिकार मुख्य रूप से अमेरिकी बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। इन सभी अंतरों के बावजूद दोनों मिलकर संविधान की आत्मा बनाते हैं और एक संपूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए दोनों आवश्यक है। प्रथम दौर चंपकम दोराई राजन मामला 1951 मौलिक अधिकारों की प्रारंभिक विजय। संविधान लागू होने के मात्र एक वर्ष बाद ही यह संघर्ष शुरू हो गया। मद्रास सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में सामुदायिक आधार पर आरक्षण लागू किया था। चंपक दुराई राजन नामक एक ब्राह्मण महिला ने अपील की कि उन्हें पर्याप्त योग्यता होते हुए भी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश नहीं मिला, क्योंकि ब्राह्मण समुदाय का कोटा भर चुका था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि मौलिक अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों पर प्राथमिकता प्राप्त है। यदि दोनों में कोई टकराव हो तो मौलिक अधिकार मान्य होंगे और नीति निर्देशक तत्वों को त्यागना होगा। यह निर्णय संसद को पसंद नहीं आया और उसने जवाबी हमला किया। पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 पारित किया गया, जिसमें 2 नए अनुच्छेद 31 क और 31 ख जोड़े गए तथा एक 9वीं अनुसूची का निर्माण किया गया। अनुच्छेद 31 क ने कुछ विशेष प्रकार के कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचा लिया, खासकर भूमि सुधार और संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित कानूनों को। 9वीं अनुसूची में रखे गए कानूनों को मौलिक अधिकारों के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। मूल रूप से 1951 में 9वीं अनुसूची में केवल 13 अधिनियम और विनियम थे, लेकिन 2016 तक इनकी संख्या बढ़कर 282 हो गई। दूसरा दौर गोलकनाथ मामला 1967 मौलिक अधिकारों की मजबूती। 1967 में गोलकनाथ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक और क्रांतिकारी निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, क्योंकि मौलिक अधिकारों का संविधान में एक अतिक्रमी स्थान प्राप्त है। यह निर्णय संसद की शक्तियों पर एक बड़ा अंकुश था। संसद ने फिर से प्रतिक्रिया दी और 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 पारित किया, जिसने यह स्पष्ट किया कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति है। तृतीय दौर केशवानंद भारती मामला 1973 महायुद्ध और मूल ढांचे का सिद्धांत। 1973 में आया केशवानंद भारती मामला भारतीय संवैधानिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय है। यह मामला 13 न्यायाधीशों की पीठ के सामने आया और 68 दिनों तक सुनवाई चली। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जो आज भी भारतीय संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। मूल ढांचे में शामिल है संविधान की सर्वोच्चता, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक सरकार, संविधान की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, संघीय चरित्र और न्यायिक समीक्षा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि न्यायालय ने कहा
कि मौलिक अधिकार और नीति निषेध तत्व दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और दोनों मिलकर संविधान की आत्मा बनाते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते संविधान का मूल ढांचा प्रभावित न हो। चतुर्थ दौर, मिनर्वा मिल्स मामला 1980, अंतिम संतुलन। 1976 में आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने 42वां संविधान संशोधन पारित किया, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है। इसमें अनुच्छेद 31 ग में एक नया प्रावधान जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि यदि कोई कानून भाग 4 में वर्णित किसी भी नीति निर्देशक तत्व को लागू करता है तो उसे अनुच्छेद 14 और 19 के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। यह भी एक बहुत व्यापक प्रावधान था जो नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर पूर्ण प्राथमिकता देता था। 1980 में मिनर्वा मिल्स मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रावधान को असंवैधानिक घोषित कर दिया। न्यायालय ने कहा कि यह प्रावधान मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन को नष्ट करता है और यह संतुलन संविधान की मूल विशेषता है। न्यायमूर्ति भगवती ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि संविधान में मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों सम्मिलित है और वे पक्षी के दो पंखों की तरह हैं। दोनों को समान महत्व देना होगा और किसी एक की कीमत पर दूसरे को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार वर्तमान संवैधानिक स्थिति यह है कि मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता प्राप्त है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते उससे संविधान का मूल ढांचा नष्ट न हो। दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना है और यह संतुलन ही भारतीय संविधान की प्रतिभा और परिपक्वता का प्रमाण है। आइए देखते हैं वीवी जी राम जी 2025 राष्ट्रीय प्रभाव का व्यापक विश्लेषण। दिसंबर 2025 में मनरेगा के वीवी जी राम जी के में रूपांतरण ने भारत की ग्रामीण रोजगार नीति में एक नया अध्याय खोला है। इस परिवर्तन के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव हैं, जिन्हें हम संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। पहली सकारात्मक बात यह है कि 125 दिनों की गारंटी ग्रामीण परिवारों को बढ़ी हुई आय सुरक्षा मिलेगी। 5.66 करोड़ परिवार इस योजना से लाभान्वित होते हैं। यदि प्रत्येक परिवार को 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार मिलता है तो औसत मजदूरी 370 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से प्रति परिवार 9,250 रुपये की अतिरिक्त आय होगी। इसका अर्थ है कि पूरे देश में लगभग 52,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में प्रवाहित होगी। दूसरी सकारात्मक बात महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। वीबी जी राम जी में 55% से अधिक श्रमिक महिलाएं हैं। 125 दिन की गारंटी और बढ़ी हुई मजदूरी से महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। यह अनुच्छेद 39 का जो महिलाओं को समान अवसर और समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है, को व्यवहारिक रूप देता है। जब एक ग्रामीण महिला के हाथ में 33,000 से 40,000 रुपये वार्षिक आय होती है तो वह परिवार में निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक सशक्त होती है। वह अपने बच्चों की शिक्षा, परिवार के स्वास्थ्य और घर के छोटे-मोटे निवेश में स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकती है। तीसरी सकारात्मक बात ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित है। वीवी जी राम जी के तहत जल संरक्षण संरचनाएं, ग्रामीण सड़कें, तालाब, गहरीकरण, मेड़बंदी और जलवायु लचीले कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ये सभी कार्य दीर्घकालिक रूप से ग्रामीण समुदायों को सूखे और बाढ़ जैसी
बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने में सक्षम बनाते हैं। यह अनुच्छेद 48 का जो पर्यावरण संरक्षण की बात करता है को भी बल देता है। हालांकि इस सकारात्मक तस्वीर के पीछे कुछ गंभीर चुनौतियां और नकारात्मक प्रभाव भी छिपे हुए हैं। पहली और सबसे बड़ी चुनौती है 60-40 की। वित्त 60-40 60/40 वित्त पोषण मॉडल जो गरीब राज्यों पर भारी बोझ डालता है। पहले मनरेगा में केंद्र सरकार का 100% वहन करती थी और केवल प्रशासनिक व्यय का कुछ हिस्सा राज्यों को देना होता था। अब नई व्यवस्था में मजदूरी लागत का 60% केंद्र और 40% राज्य सरकार को वहन करना होगा। उत्तर प्रदेश, जहां वार्षिक मनरेगा खर्च लगभग 15,000 करोड़ रुपए है, वहां राज्य सरकार को जब 6,000 करोड़ रुपए देने होंगे। अब वार्षिक मनरेगा खर्च बिहार में जहां वार्षिक खर्च लगभग 8,000 करोड़ रुपए है, वहां राज्य को 3,200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ उठाना होगा। ये दोनों राज्य पहले से ही वित्तीय संकट में हैं और उनकी राजस्व स्थिति बहुत कमजोर है। इसके विपरीत हरियाणा और गुजरात जैसे धनी राज्य आसानी से अपना 40% हिस्सा दे सकते हैं। हरियाणा में वार्षिक मनरेगा खर्च केवल 2,000 करोड़ रुपए है और राज्य का केवल 800 करोड़ रुपए देने होंगे, जो उसके लिए आसानी से संभव है। इससे क्षेत्रीय असमानता बढ़ेगी क्योंकि धनी राज्य अपने नागरिकों को पूरे 125 दिन की गारंटी दे पाएंगे, जबकि गरीब राज्य केवल 80 से 90 दिन ही दे पाएंगे। यह अनुच्छेद 38 जो आय और अवसरों की समानता को कम करने की बात करता है, के मूल उद्देश्य के विपरीत है। दूसरी चुनौती अपर्याप्त बजट आवंटन की है। वित्त वर्ष 2024 से 25 में वीवीजी राम जी के लिए 86,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, लेकिन वास्तविक मांग और खर्च लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए था, जिससे 34,000 करोड़ रुपए का घाटा रहा। वित्त वर्ष 2025 से 26 के बजट में भी इसी राशि की यानी कि 86,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिसमें कोई वृद्धि नहीं की गई। यदि 125 दिन की गारंटी पूरी तरह लागू करनी है तो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। इस प्रकार बजट और वास्तविक आवश्यकता में लगभग 64,000 करोड़ रुपए का अंतर है। यह अंतर या तो राज्यों को अपनी जेब से भरना होगा या फिर 125 दिन की गारंटी केवल कागज पर ही रहेगी। तीसरी चुनौती कार्य निलंबन के प्रावधान से संबंधित है। नई व्यवस्था में सरकार को 60 दिनों तक काम निलंबित करने की अनुमति दी गई है। यह प्रावधान गारंटी की पूरी अवधारणा को कमजोर करता है। यदि सरकार मौसम, वित्तीय कारणों या किसी अन्य कारण से 60 दिन काम निलंबित कर दें, तो वास्तविक गारंटी 125 दिन नहीं बल्कि केवल 65 दिन रह जाएगी। यह एक बहुत बड़ा लूप होल है जिसका दुरुपयोग हो सकता है। चौथी चुनौती है राज्यों के बीच मजदूरी दरों में भारी असमानता। हरियाणा में वीवीजी राम जी की मजदूरी 400 रुपये प्रतिदिन है, जो देश में सर्वाधिक है। इसके विपरीत छत्तीसगढ़ में यह केवल 261 रुपये है। यह 140 रुपये प्रतिदिन का अंतर है, जो 125 दिनों में 17,500 रुपये का अंतर बनता है। यदि एक हरियाणा का श्रमिक 50,000 रुपये वार्षिक कमा रहा है, तो एक छत्तीसगढ़ का श्रमिक केवल 32,625 रुपये कमा रहा है। यह समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत के विपरीत है, जो अनुच्छेद 39 में निहित है। पांचवी चुनौती संघीय ढांचे पर प्रभाव से संबंधित है। कई विशेषज्ञ और विपक्षी राज्य सरकारें इस 60
अनुपात 40 मॉडल को केंद्र द्वारा अपनी जिम्मेदारी को राज्यों पर थोपने का प्रयास मानती है। वे तर्क देते हैं कि मनरेगा एक केंद्रीय योजना है जो अनुच्छेद 41 को लागू करने के लिए बनाई गई थी और इसलिए इसका वित्तीय बोझ केंद्र को ही उठाना चाहिए। वित्तीय जिम्मेदारी राज्यों पर डालकर केंद्र सरकार सहकारी संघवाद को कमजोर कर रही है और राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता को सीमित कर रही है। इस प्रकार वीवी जी राम जी का पुनर्गठन एक मिश्रित तस्वीर प्रस्तुत करता है। एक ओर यह 125 दिन की गारंटी और बढ़ी हुई मजदूरी के माध्यम से अनुच्छेद 38, 39 और 41 को मजबूत करता है। दूसरी ओर 60:40 के वित्त पोषण मॉडल, अपर्याप्त बजट, कार्य निलंबन का प्रावधान और क्षेत्रीय असमानता इन्हीं संवैधानिक उद्देश्यों को कमजोर कर सकती है। अगले कुछ वर्षों में यह देखना होगा कि यह नई व्यवस्था वास्तव में ग्रामीण गरीबों के लिए वरदान साबित होती है या केवल एक नाम परिवर्तन। नीति निर्देशक तत्व 2024 से 25 राष्ट्रीय रिपोर्ट कार्ड। 75 वर्षों की संवैधानिक यात्रा के बाद यह उचित समय है कि हम विभिन्न नीति निर्देशक तत्वों के कार्यान्वयन का एक समग्र मूल्यांकन करें। कुछ तत्व बहुत सफलतापूर्वक लागू किए गए हैं जबकि अन्य अभी भी कागज पर ही है। यह मूल्यांकन हमें यह समझने में मदद करता है कि भारत कल्याणकारी राज्य बनने की दिशा में कितनी प्रगति कर पाया है। तो चलिए आइए देखते हैं अनुच्छेद 38 और 39। ये तत्व है लोक कल्याण और आय समानता। इसको रेटिंग दिया गया है स्तर 7/10 यानी मजबूत पक्ष में है। वीवी जी राम जी, पीएम किसान, आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं 60 करोड़ से अधिक परिवारों को कवर करती हैं। हालांकि शहरी ग्रामीण और अमीर गरीब राज्यों के बीच असमानता अभी भी बड़ी चुनौती है। 39 का निःशुल्क विधिक सहायता, ये भी मजबूत पक्ष में है। इसको भी मार्क दिया गया है 7/10। नलसा के माध्यम से प्रति वर्ष 20 लाख से अधिक मामलों में निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी एक समस्या है इसकी। अनुच्छेद 40 पंचायती राज, 6/10 मध्यम दिया गया है इसको मार्किंग। इसकी विस्तृत मूल्यांकन है कि संरचनात्मक रूप से 2.5 लाख पंचायतें और 14 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि मौजूद है, लेकिन वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता अभी भी सीमित है और वास्तविक शक्ति राज्य और जिला स्तर पर केंद्रित है। अनुच्छेद 41 रोजगार का अधिकार, ये 7/10 मजबूत पक्ष में है। वीवी जी राम जी 125 दिन की गारंटी देता है जो 5.66 करोड़ परिवारों तक पहुंचता है। शहरी क्षेत्रों में इस प्रकार की कोई गारंटी नहीं है। असंगठित क्षेत्र के शहरी श्रमिक अभी भी कमजोर हैं। अनुच्छेद 42 मातृत्व मातृत्व सहायता, ये 6/10 इसकी रेटिंग दी गई है जो मध्यम है। मातृत्व लाभ अधिनियम 26 सप्ताह का सवैतनिक अवकाश प्रदान करता है। बड़ी कंपनियों में यह अच्छी तरह लागू है, लेकिन छोटे संगठनों और असंगठित क्षेत्र में अनुपालन बहुत कम है। अनुच्छेद 43 निर्वाह मजदूरी, इसका रेटिंग है 5/10 मध्यम। न्यूनतम मजदूरी कानून मौजूद है लेकिन असंगठित क्षेत्र में प्रवर्तन अत्यंत कमजोर है। निर्माण, कृषि और घरेलू कामगारों को अवसर न्यूनतम मजदूरी से भी कम मिलता है। 1 सेकंड के लिए पॉज कीजिए और पढ़िए लोग।
अनुच्छेद 43 क कर्मकारों की भागीदारी, इसको रेटिंग है 4/10, कमजोर है। यानी औद्योगिक विवाद अधिनियम में प्रावधान है, लेकिन व्यवहारिक कार्यान्वयन बहुत सीमित है। अधिकांश निजी उद्योगों में श्रमिकों की प्रबंधन में कोई वास्तविक भागीदारी भागीदारी नहीं है। 43 का सहकारी समितियां, इसको रेटिंग दिया गया है 6/10, मध्यम है। जैसे अमूल मॉडल विश्व प्रसिद्ध है और कई राज्यों में सहकारिता सफल है, लेकिन कई सहकारी समितियां राजनीतिक हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार से ग्रस्त है। अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता 2/10, ये बहुत कमजोर स्थिति में है, केवल गोवा में लागू है। यह सबसे विवादास्पद निर्देशक तत्व है और राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने में धार्मिक और सांस्कृतिक संवेदनशीलता बड़ी बाधा है। अनुच्छेद 45, जो कि अब अनुच्छेद 21 क में परिवर्तित हो चुका है, शिक्षा का अधिकार, इसको रेटिंग मिली है 8/10 की, यानी बहुत मजबूत। यह अब मौलिक अधिकार बन चुका है। 96% नामांकन दर और 80% साक्षरता दर उल्लेखनीय उपलब्धि है। गुणवत्ता में सुधार अभी भी आवश्यक है। अनुच्छेद 46 SC/ST संरक्षण, ये 6/10 है, मिला है। कानूनी ढांचा मजबूत है और विशेष उप योजनाएं हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर सामाजिक भेदभाव और आर्थिक असमानता अभी भी गंभीर समस्या है। अनुच्छेद 47 पोषण और स्वास्थ्य, इसको 7/10 की रेटिंग दी गई है। आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, 60 करोड़ से अधिक लोगों को कवर करती है। मिड डे मील और पोषण अभियान प्रभावी हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं में अभी भी सुधार की आवश्यकता है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन, इसको भी 6/10 की रेटिंग मिली है, जो कि मध्यम है। हरित क्रांति सफल रही और भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर है, लेकिन किसानों की आय अभी भी कम है और कृषि संकट जारी है। गोवंश संरक्षण राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा है। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण संरक्षण, इसको इसको रेटिंग के रूप में 5/10 मिला है। कानून मजबूत है और कई पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन वायु प्रदूषण और वनों की कटाई अभी भी गंभीर समस्याएं हैं। दिल्ली का वायु प्रदूषण चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया है। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका कार्यपालिका पृथक्करण, ये इसको रेटिंग दिया गया 6/10, मध्यम। अधिकांश राज्यों में जिला न्यायाधीशों की भर्ती अलग प्रक्रिया से होती है, लेकिन पूर्ण पृथक्करण अभी तक नहीं हुआ है और कई स्थानों पर प्रशासनिक हस्तक्षेप होता है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति, इसको रेटिंग दी गई है 8/10 की, जो कि बहुत मजबूत स्थिति है। भारत की विदेश नीति गुटनिरपेक्षता, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और बहुपक्षवाद पर आधारित है। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। G20 की अध्यक्षता और वैश्विक मंचों पर भारत की बढ़ती भूमिका उल्लेखनीय है। यह रिपोर्ट कार्ड दर्शाता है कि भारत ने नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने में मिश्रित प्रगति की है। कुछ क्षेत्रों में जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार रोजगार गारंटी और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उल्लेखनीय सफलता मिली है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में जैसे समान सिविल संहिता, श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी
और पर्यावरण संरक्षण में अभी भी बहुत काम बाकी है। कुल मिलाकर भारत कल्याणकारी राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी मंजिल काफी दूर है। चलिए आगे देखते हैं। यूपीएससी या अन्य परीक्षा परिप्रेक्ष्य के हिसाब से प्रीलिम्स और मेंस के लिए महत्वपूर्ण। प्रीलिम्स के लिए तथ्यात्मक जानकारी 2025 तक का अपडेट। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक विस्तृत है। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जिसने इसे स्पेन के संविधान से ग्रहण किया था। अनुच्छेद 37 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, फिर भी ये देश के शासन में मूलभूत है। इन तत्वों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, यानी समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदार बौद्धिक सिद्धांत। 42वें संविधान संशोधन 1976, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है, ने 4 नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े, जो है अनुच्छेद 39 का समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी, अनुच्छेद 48 का पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण तथा अनुच्छेद 51 का नागरिकों के मूल कर्तव्य। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने अनुच्छेद 45 को संशोधित किया और एक नया अनुच्छेद 21 क जोड़ा, जिसने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया। 97वें संविधान संशोधन 2011 ने अनुच्छेद 43 ख जोड़ा, जो सहकारी समितियों के प्रोत्साहन से संबंधित है। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच प्राथमिकता के प्रश्न पर कुछ ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं। चंपकम दुराई राजन मामला 1951 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता देता है। गोलकनाथ मामला 1967 में न्यायालय ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। केशवानंद भारती मामला 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया और कहा कि दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है। मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में न्यायालय ने कहा कि दोनों के बीच संतुलन संविधान की मूल विशेषता है। वीवी जी राम जी यानी विकसित भारत गारंटी ग्रामीण योजना का नया नाम सितंबर 2025 में लॉन्च किया गया, जो पहले मनरेगा के रूप में जानी जाते थे। इसमें गारंटी कृत कार्य दिवस 100 से बढ़ाकर 125 किए गए हैं। वित्त वर्ष 2025 से 26 में राष्ट्रीय औसत मजदूरी दर 349 रुपये से बढ़ाकर 370 रुपये प्रतिदिन की गई है, जो 6% की वृद्धि है। हरियाणा में सर्वाधिक मजदूरी दर 400 रुपये प्रतिदिन है, जो पहली बार मनरेगा इतिहास में 400 रुपये को पार कर गई है। नई वित्त पोषण व्यवस्था में केंद्र 60% और राज्य 40% मजदूरी लागत वहन करते हैं। वीवी जी राम जी का बजट 2024 से 25 और 2025 से 26 दोनों में 86,000 करोड़ रुपए रखा गया है। राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 अनुच्छेद 39 क को लागू करता है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 अनुच्छेद 40 को लागू करता है और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देता है। मातृत्व लाभ 2017 में संशोधित किया गया और मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया। आयुष्मान भारत योजना अनुच्छेद 47 को लागू करती है और 60 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को कवर करती है। किसी भी परीक्षा के मेंस के लिए विश्लेषणात्मक प्रश्न और उत्तर की रूपरेखा दोनों उत्तर भी साथ ही हम बोल देंगे, आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाएगा।
नीति निर्देशक तत्वों को गैर न्यायोचित बनाने के पीछे संविधान निर्माताओं की क्या सोच थी? क्या यह निर्णय आज के संदर्भ में प्रासंगिक है? वी वीबी जी राम जी 2025 के संदर्भ में चर्चा करें। अब आइए उत्तर कैसे देंगे, उत्तर की रूपरेखा। परिचय में नीति निर्देशक तत्वों की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट करें कि ये भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में है और अनुच्छेद 47 इन्हें गैर न्यायोचित बनाता है। फिर स्पष्ट करें कि ये 10 देश के शासन में मूलभूत हैं और कानून बनाते समय इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य है। मुख्य भाग के पहले खंड में संविधान निर्माताओं के 3 प्रमुख कारणों को विस्तार से समझाएं। पहला था 1947 में भारत की भयावह आर्थिक स्थिति, जब 200 वर्षों की औपनिवेशिक लूट के बाद देश के पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे। दूसरा था भारत की विशाल भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक विविधता, जिसमें सभी तत्वों को एक साथ लागू करना असंभव था। तीसरा था लचीलापन की आवश्यकता, ताकि सरकार परिस्थिति और प्राथमिकता के अनुसार निर्णय ले सके। दूसरे खंड में वर्तमान प्रासंगिकता पर चर्चा करें। तर्क दें कि आज भी ये तीनों कारण कुछ हद तक मान्य हैं। भारत अभी भी विकासशील देश है और सीमित संसाधनों में प्राथमिकता तय करनी पड़ती है। विविधता अभी भी बनी हुई है और एक समान नीति सभी राज्यों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। वीबी जी राम जी 2025 का उदाहरण दे, जहां 60:40 वित्त पोषण मॉडल ने धनी और गरीब राज्यों के बीच असमानता को उजागर किया है। यदि यह न्यायोचित होता तो न्यायालय सभी राज्यों को समान रूप से 125 दिन देने का आदेश दे सकता था, लेकिन राज्यों की वित्तीय क्षमता अलग-अलग है। तीसरे खंड में विपरीत तर्क भी दें कि कुछ महत्वपूर्ण तत्वों को अब न्यायोचित बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 21 क का उदाहरण दें, जो मूल रूप से अनुच्छेद 45 था और नीति निर्देशक तत्व था, लेकिन 86वें संशोधन ने इसे मौलिक अधिकार बना दिया। इसी प्रकार स्वास्थ्य का अधिकार, रोजगार का अधिकार जैसे कुछ तत्वों को भी चरणबद्ध तरीके से न्यायोचित बनाया जा सकता है। निष्कर्ष में संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करें कि गैर न्यायोचित प्रकृति ने सरकारों को आवश्यक लचीलापन दिया है, लेकिन इससे कई सरकारों ने इन्हें गंभीरता से नहीं लिया। मिनर्वा मिल्स निर्णय के अनुसार दोनों के बीच संतुलन आवश्यक है। कुछ बुनियादी तत्वों को न्यायोचित बनाना चाहिए, जबकि अन्य को नीति निर्देशक तत्व के रूप में रखा जा सकता है। आप अपने उत्तर को इसी ढांचा में रख सकते हैं। प्रश्न 2, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व पक्षी के 2 पंखों की तरह है। इस कथन को केशवानंद भारती और मिनर्वा मिल्स मामलों के संदर्भ में समालोचनात्मक विश्लेषण करें। चलिए, उत्तर की रूपरेखा आप कैसे तैयार करेंगे उत्तर? तो परिचय में स्पष्ट करें कि यह कथन न्यायमूर्ति भगवती द्वारा मिनर्वा मिल्स मामले में दिया गया था। मौलिक अधिकार भाग 3 में है और नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। दोनों मिलाकर संविधान की आत्मा बनाते हैं और भारत को एक संपूर्ण लोकतंत्र बनाते हैं। मुख्य भाग के पहले खंड में चंपकम दुराई राजन 1951 से शुरू होने वाले न्यायिक संघर्ष का वर्णन करें। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता है। इसके जवाब में पहला संशोधन 1951 और 9वीं अनुसूची का निर्माण हुआ। गोलकनाथ 1967 में न्यायालय ने संसद की संशोधन शक्ति को ही नकार दिया। 24वें संशोधन 1971 ने इसे पलटा। दूसरे खंड में जिक्र करें केशवानंद भारती 1973 के महत्व को विस्तार से समझाए।
13 न्यायाधीशों की पीठ ने मूल ढांचे का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया। न्यायालय ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि न्यायालय ने दोनों को समान महत्व दिया और कहा कि दोनों मिलकर सामाजिक क्रांति का साधन है। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करते हैं। अपने उत्तर के तीसरे खंड में मिनर्वा मिल्स 1980 का विस्तार से वर्णन करें। 42वें संशोधन ने अनुच्छेद 31 ग जोड़ा, जो नीति निर्देशक तत्वों को पूर्ण प्राथमिकता देता था। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित किया और कहा कि दोनों के बीच संतुलन संविधान की मूल विशेषता है। न्यायमूर्ति भगवती ने पक्षी के दो पंखों की उपमा दी। चौथे खंड में व्यवहारिक उदाहरण दे। दिल्ली वायु प्रदूषण मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 48 का पर्यावरण संरक्षण और अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार को मिलाकर लागू किया। यह दर्शाता है कि कैसे दोनों मिलकर काम करते हैं। वीवी जी राम जी अनुच्छेद 41 रोजगार का अधिकार को लागू करता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार को मजबूत करता है। निष्कर्ष में कहें कि यह उपमा बिल्कुल सटीक है। मौलिक अधिकारों के बिना नागरिक राज्य की मनमानी के शिकार होंगे। नीति निर्देशक तत्वों के बिना अधिकार खोखले होंगे। दोनों के संतुलन में ही भारतीय संविधान की सच्ची प्रतिभा निहित है। आइए प्रश्न 3 में। प्रश्न 3 है कि वीवी जी राम जी का 60:40 वित्त पोषण मॉडल सहकारी संघवाद को कमजोर करता है और अनुच्छेद 38 के उद्देश्य के विपरीत है। समालोचनात्मक परीक्षण करें। तो उत्तर का रूपरेखा आपका कैसा होना चाहिए, देखते हैं। परिचय में वीवी जी राम जी के नए मॉडल को संक्षेप में समझाएं। दिसंबर 2025 में मनरेगा को वीवी जी राम जी में बदला गया। 125 दिन की गारंटी दी गई और 60:40 वित्त पोषण मॉडल लागू किया गया। अनुच्छेद 38 लोक कल्याण और असमानता को कम करने की बात करता है। मुख्य भाग के पहले खंड में इस कथन के पक्ष में तर्क दे। गरीब राज्यों जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश पर भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा। बिहार को 3,200 करोड़ रुपए और उत्तर प्रदेश को 6,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त देने होंगे, जो उनकी क्षमता से बाहर हो सकता है। इससे ये राज्य पूरे 125 दिन की गारंटी नहीं दे पाएंगे। इसके विपरीत हरियाणा और गुजरात आसानी से अपना हिस्सा दे पाएंगे। यह क्षेत्रीय असमानता को बढ़ाएगा, जो अनुच्छेद 38 के विपरीत है। दूसरे खंड में सहकारी संघवाद के कमजोर होने का तर्क दें। मनरेगा एक केंद्रीय योजना है जो अनुच्छेद 41 को लागू करती है। यदि यह केंद्र की जिम्मेदारी है तो वित्तीय बोझ भी केंद्र को उठाना चाहिए। राज्यों पर बोझ डालकर केंद्र अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी से बच रहा है। विपक्षी राज्य सरकारों का यही तर्क है। तीसरे खंड में विपरीत तर्क प्रस्तुत करें। केंद्र सरकार का तर्क है कि यह राज्यों को अधिक जिम्मेदारी देता है और विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप है। राज्यों को अपने नागरिकों के कल्याण में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। यह वास्तविक सहकारी संघवाद है जहां केंद्र और राज्य मिलकर काम करते हैं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि यह 73वें संशोधन की भावना के अनुरूप है, जो स्थानीय स्तर पर शक्तियों के विकेंद्रीकरण की बात करता है।
चौथे खंड में संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करें। समस्या वित्त पोषण मॉडल में नहीं बल्कि इसके कार्यान्वयन में है। यदि केंद्र और गरीब राज्यों को अधिक सहायता देता और क्षैतिज विषमता को दूर करने के लिए वित्त आयोग की सिफारिशों को मानता तो यह मॉडल सफल हो सकता था। बजट आवंटन भी अपर्याप्त है, 86,000 करोड़ रुपए, जबकि आवश्यकता 1.5 लाख करोड़ रुपए की है। निष्कर्ष में कहें कि वर्तमान स्वरूप में यह मॉडल वास्तव में असमानता बढ़ा सकता है, लेकिन यदि केंद्र गरीब राज्यों को अधिक सहायता दे और पर्याप्त बजट आवंटित करे तो यह सहकारी संघवाद को मजबूत कर सकता है। अनुच्छेद 38 के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समावेशी दृष्टिकोण आवश्यक है। अब आ जाइए प्रश्नोत्तरी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है कि नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड या कनाडा? तो उत्तर होगा आयरलैंड। भारतीय दूसरा व्याख्या, भारतीय संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा आयरलैंड के 1937 के संविधान से ली थी, जिसने इसे स्पेन के संविधान से ग्रहण किया था। दूसरा प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्वों को गैर न्यायोचित बनाता है? अनुच्छेद 36, 37, 38 या 51? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 स्पष्ट रूप से कहता है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, फिर भी ये देश के शासन में मूलभूत है। वीबी राम जी के तहत कितने दिन की रोजगार गारंटी प्रदान की जाती है? 100 दिन, 120 दिन, 125 दिन, 150 दिन? तो आंसर है 125 दिन। दिसंबर 2025 में मनरेगा को वीबी राम जी में बदला गया और गारंटीकृत कार्य दिवस 100 से बढ़ाकर 125 किए गए। चौथा प्रश्न, मूल ढांचे का सिद्धांत किस ऐतिहासिक मामले में प्रतिपादित किया गया? चंपकम दोराई राजन 1951, गोलकनाथ 1967, केशवानंद भारती 1973, मिनर्वा मिल्स 1980? आंसर होगा केशवा भारती 1973। इसकी व्याख्या, 1973 में केशवानंद भारती मामले में 13 न्यायाधीशों की पीठ ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया, जो आज भी भारतीय संवैधानिक कानून का आधार है। नेक्स्ट प्रश्न, 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? तो उत्तर है अनुच्छेद 43 ख। इसका व्याख्या, 97वें संविधान संशोधन 2011 ने अनुच्छेद 43 ख जोड़ा, जो सहकारी समितियों को प्रोत्साहन से संबंधित है। छठा प्रश्न, वित्त वर्ष 2025 से 26 में वीबी राम जी की राष्ट्रीय औसत मजदूरी दर क्या है? तो आंसर है 370 रुपए प्रतिदिन। मार्च 2025 में सरकार ने वीबी राम जी की राष्ट्रीय औसत मजदूरी दर 349 से बढ़ाकर 370 रुपए प्रति दिन कर दी, जो कि 6% की वृद्धि है। सातवां प्रश्न, किस राज्य में वीबी राम जी की सर्वाधिक मजदूरी है? तो आंसर है हरियाणा। हरियाणा में वीबी राम जी की मजदूरी दर 400 रुपए प्रतिदिन है, जो देश में सर्वाधिक है और पहली बार मनरेगा इतिहास में 400 रुपए को पार कर गई है। और 8वां प्रश्न, शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बना? 42वां, 73वां, 86वां, 97वां? तो आंसर होगा 86 यानी 86वां, जो कि 2002 में हुआ था। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने अनुच्छेद 21 क जोड़ा, जिसने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना दिया। प्रश्न 9, वीबी राम जी के नए वित्त पोषण मॉडल में केंद्र और राज्य का अनुपात क्या है? तो 60:40 है उत्तर। नई व्यवस्था में मजदूरी का लागत 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार वहन करेगी। 10वां प्रश्न,
किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व किसी पक्षी के दो पंखों की तरह है? तो उत्तर है मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में। मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में न्यायमूर्ति भगवती ने यह प्रसिद्ध उपमा दी कि दोनों पक्षी के दो पंखों की तरह है और दोनों को समान महत्व देना होगा। आइए अब विवरणात्मक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 11, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में क्या अंतर है? 3 प्रमुख कारण बताएं। 3 प्रमुख अंतर बताएं। तो उत्तर होगा नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में 3 प्रमुख अंतर है। पहला, मौलिक अधिकार न्यायोचित है और इन्हें न्यायालय में लागू कराया जा सकता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायोचित है और केवल नैतिक तथा राजनीतिक दबाव का साधन है। दूसरा, मौलिक अधिकार नकारात्मक दायित्व स्थापित करते हैं, यानी राज्य को कुछ करने से रोकते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक दायित्व स्थापित करते हैं, यानी राज्य को कुछ करने का निर्देश देते हैं। तीसरा, मौलिक अधिकारों का लक्ष्य राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना है। प्रश्न 12, वीवी जी राम जी 2025 के 3 प्रमुख बदलाव क्या है? वीवी जी राम जी 2025 में 3 प्रमुख बदलाव हुए हैं। पहला, गारंटीकृत कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 कर दी गई है, जो 25% की वृद्धि है। दूसरा, राष्ट्रीय औसत मजदूरी दर 349 रुपये से बढ़ाकर 370 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है और हरियाणा में यह 400 रुपये तक पहुंच गई है। तीसरा और सबसे विवादास्पद बदलाव यह है कि वित्त पोषण मॉडल बदल दिया गया है और अब मजदूरी लागत का 60% केंद्र और 40% राज्य सरकार को वहन करना होगा, जबकि पहले केंद्र 100% मजदूरी वहन करता था। अगले एपिसोड की झलक देख लीजिए, मूल कर्तव्य और राज्य के अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान। प्रिय मित्रों, दोस्तों, आज हमने नीति निर्देशक तत्वों की विस्तृत और रोमांचक यात्रा की। हमने देखा कि कैसे ये तत्व भारत को केवल राजनीतिक लोकतंत्र से आगे ले जाकर सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र बनाने का सपना देखते हैं। हमने रामदेई देवी की कहानी के माध्यम से वीवी जी राम जी के प्रभाव को समझा और देखा कि कैसे नीति निर्देशक तत्व लाखों करोड़ों जीवन को प्रभावित करते हैं। अगले एपिसोड में हम संवैधानिक ढांचे के तीसरे महत्वपूर्ण स्तंभ की ओर बढ़ेंगे। मौलिक अधिकार हमें बताते हैं कि राज्य क्या नहीं कर सकता, नीति निर्देशक तत्व बताते हैं कि राज्य को क्या करना चाहिए, लेकिन क्या नागरिकों का भी कोई दायित्व नहीं है? क्या केवल अधिकार मांगना और राज्य से उम्मीद करना ही पर्याप्त है? तो एपिसोड 4 में हम मूल कर्तव्यों पर विस्तृत चर्चा करेंगे, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के रूप में जोड़े गए थे। ये 11 मूल कर्तव्य प्रत्येक नागरिक से अपेक्षा करते हैं कि वह राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाए। हम विस्तार से जानेंगे कि कौन से ये 11 कर्तव्य हैं, इन्हें क्यों जोड़ा गया, क्या ये न्यायोचित हैं या नहीं, और इन्हें कैसे लागू किया जा सकता है। हम यह भी देखेंगे कि पश्चिमी देशों में केवल अधिकारों की ही बात होती है, जबकि भारतीय परंपरा में अधिकार और कर्तव्य को एक साथ देखा जाता है। इसके अलावा राज्य के नीति के अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानों पर भी चर्चा करेंगे, जैसे ग्राम पंचायतों की शक्तियां, विशेष क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान, अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए विशेष सुरक्षा उपाय और अंग्रेजी भाषा की संवैधानिक स्थिति। एक दिलचस्प केस स्टडी होगी संविधान के भाग 9 की, जो पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। हम 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की विस्तृत चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कैसे यह संशोधन गांधी जी के ग्राम स्वराज्य के सपना को साकार करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था। हम यह भी देखेंगे कि 30 वर्षों बाद आज पंचायती राज की वास्तविक स्थिति क्या है,
क्या वास्तव में ग्राम पंचायतों को स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में शक्तियां मिल पाई हैं या यह केवल कागजी प्रावधान है? हम 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पर भी चर्चा करेंगे, जो शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है। नगर पालिकाओं, नगर निगमों और नगर पंचायतों की संवैधानिक स्थिति क्या है, इन्हें कौन सी शक्तियां मिली हैं और 12वीं अनुसूची में कौन से 18 विषय सूचीबद्ध है। एक विशेष खंड होगा अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान पर। 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची क्या है, ये किन राज्यों में लागू होती है, पेशा एक्ट 1996 यानी पंचायत विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों में अधिनियम क्या है और यह जनजातीय समुदायों की स्वायत्तता की रक्षा कैसे करता है। हम भाषा के संवैधानिक प्रावधानों पर भी विस्तृत चर्चा करेंगे। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कैसे मिला, अंग्रेजी को केवल 15 वर्षों के लिए सहायक भाषा बनाया गया था, लेकिन 75 वर्ष बाद भी यह क्यों जारी है, राजभाषा आयोग क्या है और त्रिभाषा फॉर्मूला क्या है। एक रोचक केस स्टडी होगी नागालैंड, मिजोरम और मेघालय जैसे राज्यों के विशेष प्रावधानों पर, जहां पंचायती राज संशोधन लागू नहीं होते और जहां जनजातीय परिषदों को विशेष शक्तियां प्राप्त है। अनुच्छेद 371 से 371 ज तक के विशेष प्रावधान क्या है। हम महानगर पालिका योजना समिति और जिला योजना समिति की भी चर्चा करेंगे, जो विकेंद्रीकृत योजना निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह समितियां कैसे काम करती हैं और इनकी सीमाएं क्या हैं। यूपीएससी की दृष्टि से हम देखेंगे कि प्रीलिम्स में मूल कर्तव्यों, पंचायती राज और भाषा प्रावधानों से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। मेंस के लिए हम विश्लेषणात्मक प्रश्नों की रूपरेखा तैयार करेंगे, जैसे पंचायती राज संस्थाओं की वास्तविक स्वायत्तता एक मिथक है या मूल कर्तव्यों को न्यायोचित बनाना चाहिए। तो मित्रों, तैयार रहिए अगले एपिसोड के लिए जो होगा उतना ही रोचक और ज्ञानवर्धक रहेगा। हम नागरिकों के अधिकारों से आगे बढ़कर उनके कर्तव्यों की ओर जाएंगे और देखेंगे कि एक संपूर्ण लोकतंत्र में अधिकार और कर्तव्य दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है। याद रखिए, संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, यह हमारे राष्ट्र का जीवंत आत्मा है। प्रत्येक अनुच्छेद के पीछे लाखों करोड़ों लोगों का जीवन जुड़ा है। जब हम अनुच्छेद 41 पढ़ते हैं तो रामदेवी देवी की तस्वीर हमारे सामने आनी चाहिए। जब हम अनुच्छेद 21 क पढ़ते हैं तो एक गरीब बच्चा जो अब स्कूल जा सकता है हमें याद आना चाहिए। संविधान को इसी मानवीय संदर्भ में समझना और पढ़ना यूपीएससी की तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए संविधान को पढ़िए, समझिए और उसकी भावना को अपने जीवन में उतारिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय संविधान।